वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज कर रहे थे और उसमें हमने 11th क्लास की एनसीईआरटी में बच्चों चैप्टर 8 ग्रेविटेशन पूरा पढ़ लिया। लास्ट लेक्चर में हमने समरी और पॉइंट्स टू पॉन्डर डिस्कस किए, वो अवेलेबल है चैनल पे, आप देख सकते हैं। और अब मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 8.1 टू 8.5, यानी शुरू के 5 सवाल एक्सरसाइज के। तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक खोल सकते हैं बच्चों, ये है पेज नंबर 201। तो 201 पर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेट्स डिस्कस। तो 8.1 जो है वो है, कहता है आंसर द फॉलोइंग। उसमें तीन पार्ट हमें दिख रहे हैं, ए, बी और सी। ए पार्ट में पूछा गया आपसे, यू कैन शील्ड ए चार्ज फ्रॉम इलेक्ट्रिकल फोर्सेस बाय पुटिंग इट इनसाइड ए हॉलो कंडक्टर। पूछा नहीं गया, बता रहे हैं आपको कि आप किसी चार्ज को शील्ड कर सकते हैं, और ये पॉइंट्स टू पॉइंटर में था, हमने डिस्कस किया था, तो ये आपको बता दिया। अब सवाल पूछ रहे हैं, कैन यू शील्ड ए बॉडी फ्रॉम द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ नियर बाय मैटर बाय पुटिंग इट इनसाइड ए हॉलो स्फीयर और बाय सम अदर मीन्स। क्या ग्रेविटेशनल फील्ड से आप बचा सकते हैं किसी तरीके से? तो हमने पहले डिस्कस किया था बच्चों, जवाब है नहीं, हम नहीं बचा पाएंगे ग्रेविटेशनल फील्ड से, बिकॉज ये शील्डिंग ग्रेविटेशनल फील्ड से पॉसिबल नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड से बचा सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से बचा सकते हैं, पर ग्रेविटेशनल फील्ड से हम नहीं बचा सकते हैं। सो अगर आपको मैं आंसर दिखाऊं, एनसीईआरटी में दिया है ए का नो। मेरे पास जो और सपोर्टिंग मटेरियल है उसमें जो आंसर है वो अगर हम देखें तो ए पार्ट का आंसर, ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। रीजन बताया उसमें, ए बॉडी कैन नॉट बी शील्डेड फ्रॉम द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ नियर बाय मैटर, क्योंकि मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है, ये लॉजिक है। ठीक है, अनदर वे ऑफ आंसरिंग इट, यू कैन शील्ड ए चार्ज फ्रॉम इलेक्ट्रिकल फोर्सेस। ये तो क्वेश्चन है, सॉल्यूशन पे चलते हैं। नो, पार्ट का आंसर नो। ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ मैटर ऑन नियर बाय ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी स्क्रीन्ड, स्क्रीन यानी छानना, बाय एनी मीन्स, है ना, मिसप्रिंट है ये, गैप आगे बीच में, एनी मीन्स। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों है, उसका कारण है ग्रेविटेशनल फोर्स लाइक इलेक्ट्रिकल फोर्सेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द मटेरियल मीडियम, माध्यम पर निर्भर नहीं करता। ऑल्सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेटस ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट्स, वो जो आसपास हैं उनके। और आगे तो ये बी पार्ट का आंसर है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट बी पार्ट पर। एन एस्ट्रोनॉट इनसाइड ए स्मॉल स्पेसशिप। ठीक है, इमेजिन कीजिए एस्ट्रोनॉट है स्मॉल स्पेसशिप में, जैसा आपने पिक्चरों में देखा भी हो, ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ, कैन नॉट डिटेक्ट ग्रेविटी। तैरते रहते हैं हवा में, है ना, उनके लिए G0 होता है, वहां पे ग्रेविटी नहीं होती। इफ द स्पेस स्टेशन ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ हैज ए लार्ज साइज, अगर वो स्पेस स्टेशन बहुत बड़ा हो, जैसे किसी साइंस फिक्शन मूवी में आपने देखा हो, कैन वी ही होप टू डिटेक्ट ग्रेविटी, तो क्या ग्रेविटेशनल पुल वो एक्सपीरियंस कर सकता है, यानी हवा में नहीं तैरेगा? आंसर इज यस। कंडीशन वही है कि स्पेस स्टेशन बहुत बड़ा हो। तो एनसीईआरटी में आंसर दिया है बी पार्ट, यस, इफ द साइज ऑफ स्पेसशिप इज लार्ज इनफ फॉर हिम टू डिटेक्ट द वेरिएशन इन जी। दूसरा आंसर हम देख लेते हैं एक और, यस, विद लार्जर मास ऑफ द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी विल बी सिग्निफिकेंट, इतना इतना ज्यादा मास हो कि सफिशिएंट ग्रेविटी उस पर काम कर सके। yes, if the size of the space station is large enough, then the astronaut will detect the change in earth gravity. So next C part पे चलते हैं। C में पूछा, if you compare the gravitational force on the earth due to the sun to that due to the moon, दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं। हमें पता है चंद्रमा भी हमें खींच रहा है, सूरज भी हमें खींच रहा है, इसी तरह से जो वाटर बॉडी है अर्थ पर, यानी बड़े बड़े महासागर, समुद्र, उनके पानी को भी खींच रहा है। यू वुड फाइंड दैट द सन्स पुल इज ग्रेटर देन द मून्स पुल। अगर आप कैलकुलेट करेंगे G m1m2 अपॉन आर स्क्वायर लगाकर खुद के लिए, है ना, खुद के लिए कैलकुलेट कीजिए। हमें नहीं पता अथाह जल राशि जो महासागर है उसमें मास कितना है, वी डोंट नो। खुद के लिए कैलकुलेट कीजिए तो आपको पता चलेगा सूरज का जो पुल है, ग्रेविटेशनल पुल, वो चंद्रमा से ज्यादा है। सन्स पुल इज ग्रेटर देन द मून्स पुल, जब हम Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर लगाकर कैलकुलेट करेंगे। आप कर सकते हैं ना, ये एक्सरसाइज आपको करनी भी चाहिए। यू कैन चेक दिस योरसेल्फ यूजिंग द डेटा अवेलेबल इन द सक्सीडिंग एक्सरसाइजेस। जैसे आपको मास पता है सन का 2 × 10⁻30 kg,
आपको मून का मास पता है, नहीं पता है तो आप निकाल सकते हैं, हमने जो केपलर्स लॉस पढ़े हैं, या जैसे हमने वेइंग द अर्थ एक आर्टिकल किया था इस चैप्टर में, तो उस तरह से हम किसी भी प्लैनेट का मास निकाल सकते हैं, किसी भी सैटेलाइट का मास निकाल सकते हैं। तो यू कैन ट्राई दैट, और डेटा मिल भी जाएगा गूगल करेंगे तो। However, the tidal effect of the moon's pull is greater than the tidal effect of sun's. Why? पूछा क्या जा रहा है आपसे, उस पर फोकस करते हैं इस क्वेश्चन में। आपसे पूछ रहे हैं ऐसा क्यों है कि जो टाइडल इफेक्ट है मून के पुल का वो ज्यादा है किससे, सन के पुल से। तो सन का इफेक्ट कम है, जो ज्वार भाटा आता है हमारे यहाँ समुद्रों में महासागरों में, उस पर चंद्रमा का प्रभाव ज्यादा होता है, सूरज का प्रभाव कम होता है। क्यों? तो डू यू नो द आंसर? यहां पर हम पानी जो ऐसे अथाह जल राशि है उसको पॉइंट मास नहीं मान सकते बच्चों, और जब हम पॉइंट मास नहीं मान सकते हैं तो यहाँ इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो नहीं होता। तो यहां पर दिया हुआ है सी पार्ट का रीजन, टाइडल इफेक्ट डिपेंड्स इनवर्सली ऑन क्यूब ऑफ द डिस्टेंस। पावर 3 आ गई। अनलाइक फोर्स, फोर्स में तो क्या था, विच डिपेंड्स इनवर्सली ऑन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, और जब डिस्टेंस में पावर 3 आ जाती है तो इफेक्ट मून का बढ़ जाता है, क्योंकि मून पास में है और सन की डिस्टेंस ज्यादा है। यहाँ हम बात करें अनदर वर्जन ऑफ द सॉल्यूशन, टाइडल इफेक्ट प्रोपोर्शनल 1 अपॉन डिस्टेंस क्यूब, वेयर इज ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोपोर्शनल 1 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। So although sun's pull is more than moon, force ज्यादा है, या tidal effect due to moon is more because moon is nearer to earth, हमारे पास में है इसलिए ऐसा है। एक और वर्जन देखते हैं सॉल्यूशन का। Tidal effect depends inversely upon the cube of the distance, while gravitational force depends inversely on the square of the distance. Since the distance between the moon and the earth is smaller than the distance between the sun and the earth, the tidal effect on the moon's pull is greater than the tidal effect of sun's pull. तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 यानी 8.2। हमें करेक्ट अल्टरनेटिव चूज करना है। ऑब्लिक में दो दो ऑप्शन हमको दिए हुए हैं, उसमें से एक सही शब्द है यहाँ सिचुएशन के हिसाब से, दूसरा गलत है। तो पार्ट ए में चलते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। फॉर्मूला आपको पता है, जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं बच्चों आपको पता है ये डिक्रीज होती है, तो हम यहाँ चुनेंगे डिक्रीजेस। अब अगर इसी क्वेश्चन में लिखा होता जस्टिफाई, एक वर्ड और जुड़ गया होता जस्टिफाई, तो हम क्या करते हैं, सपोर्ट में वो जो फॉर्मूला है वो लिखकर बताते हैं। अभी मैं एक साथ चारों का सॉल्यूशन आपको दिखा दूंगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ेगी कि घटेगी विद इंक्रीजिंग डेप्थ, गहराई में जा रहे टनल खोद कर। हमें पता है सरफेस पर इट इज मैक्सिमम, इसका ग्राफ भी हमारे दिमाग में होना चाहिए। ग्राफ कैसा था अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो बच्चों ग्राफ कुछ ऐसा था कि अगर ये है अर्थ की सरफेस, यानी यहाँ पे r है और इधर है स्मॉल g, और ये वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हम जानते हैं कि ये g का जो ग्राफ आ रहा है जैसे जैसे हम सेंटर से जाएंगे इट इज प्रोपोर्शनल टू r अप टू हियर, और उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो हमें पता है सरफेस पर मैक्सिमम है, तो इसके बेसिस पर हम जवाब दे सकते हैं ऊपर नीचे दोनों तरफ डिक्रीज ही होना है, डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग डेप्थ। सी पार्ट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द बॉडी। किस पर डिपेंड नहीं करेगी? तो करेक्ट आंसर इज मास ऑफ द बॉडी। कौन सा फॉर्मूला है आपको याद होगा, जी एम अपॉन आर स्क्वेयर स्मॉल जी के लिए। तो बेसिकली देखा जाए तो स्मॉल जी इज जस्ट लाइक एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन इज फोर्स अपॉन मास। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर बॉडी का मास ही आएगा जिस जो फील कर रहा है इसको, तो अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ जी एम ई मास ऑफ द बॉडी, एम ई मास ऑफ द अर्थ है अपॉन सरफेस पर पड़ी तो रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर, और इसको मैंने डिवाइड किया, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 अपॉन एम, एम गेट कैंसल्ड। तो हम देख रहे हैं कि मास ऑफ द बॉडी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ओके, डी पार्ट, द फॉर्मूला माइनस जी एम एम टाइम्स 1 अपॉन आर टू माइनस 1 अपॉन आर वन। हमें पता है जी एम एम अपॉन आर पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस में, तो ये दो पॉइंट्स का डिफरेंस दिख रहा है, दो पॉइंट्स की पोटेंशियल एनर्जी का, इज मोर और लेस
एक्यूरेट, कौन सा ज्यादा सही होगा, देन द फॉर्मूला mg टाइम्स r2 माइनस r1। ये mgh का फॉर्मेट है बच्चों, दो अलग अलग पॉइंट्स के लिए, mgh2 माइनस mgh1 उस टाइप से है, mgr2 माइनस r1। तो लास्ट लेक्चर में ही शायद हमने डिस्कस किया है, उससे पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये जो mgh है फॉर्मूला, ये मैंने डिराइव करके आपको बताया था, इसमें अजम्पशन लगा हुआ है h मस्ट बी लेस देन r। रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर से ये जो हाइट है ये बहुत बहुत कम होनी चाहिए, ओनली देन वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। यानी ये अप्रोक्सीमेट है, ये ज्यादा एग्जैक्ट है, सो हम बोलेंगे मोर एक्यूरेट। तो ये फॉर्मूला ज्यादा एक्यूरेट है फॉर द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट्स जिनकी डिस्टेंस r2 और r1 है सेंटर ऑफ द अर्थ से। so let's see the answers। 8.2 के आंसर्स दिए हैं, डिक्रीजेस जैसे हमने डिस्कस मास ऑफ द बॉडी एंड मोर। ये तो वो टू द पॉइंट आंसर अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए, पर अगर इसमें एक वर्ड और जोड़ दिया जाए जस्टिफाई, जस्टिफाई जैसे जोड़ दिया गया तो हमें जस्टिफिकेशन में क्या करना चाहिए, सपोर्टिंग फॉर्मूला वहां पर लिख देना चाहिए। ये हाइट वाला फॉर्मूला, ये डेप्थ वाला फॉर्मूला, जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉडी, उसका फॉर्मूला हम लिख सकते थे यहाँ पर, और मोर एक्यूरेट ये हमने लिखा। एक और वर्जन इसका मैं दिखा देता हूँ सॉल्यूशन का, जहां पर ज्यादा डिटेल में हमने डिस्कस किया है, एक्सप्लेनेशन दिया है। सॉल्यूशन डिक्रीजेस मास ऑफ द बॉडी, फॉर्मूला हमें एक्सप्लेनेशन में हमने फॉर्मूला लिख दिया, ये हाइट के साथ वाला फॉर्मूला, ये डेप्थ के साथ वाला फॉर्मूला, देन स्मॉल एम इसमें नहीं आ रहा, ये दिखाने के लिए हमने फॉर्मूला लिखा स्मॉल जी के एक्सप्रेशन में स्मॉल एम मास ऑफ द बॉडी नहीं आ रहा, इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉडी। फिर ये पोटेंशियल एनर्जी वाला फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी को हमने V से दिखाया है, जैसे कि एनसीईआरटी में V से दिखाया गया है, हम U से भी दिखा सकते हैं। तो सपोर्ट में ये फॉर्मूले हमने लिख दी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8.3 सपोज देयर एग्जिस्टेड ए प्लैनेट, एग्जिस्टेड है ना, भूतकाल में बात चल रही, तो ऐसा एक कोई ग्रह हुआ करता होगा था, that went around the sun twice, दुगनी रफ्तार से जाता होगा as fast as the earth, what would be its orbital size as compared to the earth। तो उसका ऑर्बिटल साइज क्या होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा पॉज लेते हैं, मैं कुछ सेंस दिमाग में डेवलप करना चाहता हूं आपके दिमाग में। सो जस्ट थिंक अबाउट, कुछ डेटा को रिकॉल करके हम स्टोर करते हैं लिंक करके। जैसे अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो हमने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को डिस्कस किया था बच्चों, हमने डिस्कस किया था, ओके हाँ, तो हमने डिस्कस किया था जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, उसका टाइम पीरियड होता था 24 आवर्स, तभी जियो स्टेशनरी था, जियो सिंक्रोनस या कम्युनिकेशन सैटेलाइट। और फिर हमने डिस्कस किया था सैटेलाइट वेरी नियर टू अर्थ सरफेस, उसका टाइम पीरियड था 84.6 मिनट, अगर आपको याद आ रहा हो, सेम एज टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम ऑफ लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, जो कि अर्थ पे सरफेस पर पॉसिबल है मैक्सिमम लेंथ का पेंडुलम। तो 84.6 टाइम पीरियड कम है, 24 आवर्स ज्यादा है, वो जिसका 24 आवर्स है वो दूर है, कितना दूर है, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। यानी जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस से दूर जाएंगे टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा। नाउ व्हाट अबाउट स्पीड, अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड का क्या होने वाला है, स्पीड अर्थ के पास फास्ट होगी, एनर्जी के कंसेप्ट से देख सकते हैं, दूर जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी घट रही है या बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है ऑन द एक्सपेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो पास आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, अब वो जो पोटेंशियल एनर्जी घटी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होकर मिलेगी और वेलोसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी यानी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल सम कांस्टेंट है। अब इसको लिंक कर दीजिए डेटा से, मैं एक डेटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये जो दूर होता है सैटेलाइट, जैसे लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, इसकी जो स्पीड होती है ऑर्बिटल स्पीड हम निकाल सकते हैं अंडर रूट ऑफ gm/r, फॉर्मूला लगा के gm/r+h। तो इसकी ऑर्बिटल स्पीड होती है अराउंड 3 किलोमीटर पर सेकेंड। हम जानते हैं कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड हो तो वो एस्केप कर जाएगा, एस्केप स्पीड इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड एट अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस पर इतनी दी जाए, इसकी होती है अराउंड 3 किलोमीटर पर सेकेंड। और सैटेलाइट वेरी नियर टू अर्थ सरफेस, इनकी स्पीड ज्यादा होती है, ये होती है 8 किलोमीटर पर सेकेंड, ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कैलकुलेट करके आप डेटा को रिलेट करके माइंड में एक इमेज बना लीजिए, उसके बेसिस पर
ये जो सवाल अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसका क्वालिटेटिव आंसर तो आप ऐसे दे सकते हैं, क्वालिटेटिवली कम या ज्यादा के टर्म्स में, कि हम बात कर रहे हैं प्लैनेट कहाँ है। प्लैनेट जो है दुगना तेज दौड़ रहा है, दुगना तेज दौड़ रहा है, तो डेफिनेटली इसका जो ऑर्बिट है वो छोटा होगा, क्योंकि पास में तेज चलेगा, दूर में धीरे चलेगा। और इसको आप इससे भी लिंक कर सकते हैं कि एपोगी, पेरिगी आपने पढ़ा है, एपीहेलियन, पेरिहेलियन। अर्थ जब दूर जाती है, केपलर का सेकेंड लॉ, तो वो जो रेडियस वेक्टर है जो सन से प्लैनेट को जोड़ रहा है, तो प्लैनेट जब सन से दूर जाता है उसकी स्पीड कम हो जाती है, और जब पास आता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। इस फैक्ट से भी आप इसको लिंक कर सकते हैं। अब हमें चाहिए इसके से रिलेटेड न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। तो क्या पूछा गया है, व्हाट वुड बी इट्स ऑर्बिटल साइज, है ना, हमेशा उसे अंडरलाइन कर लेना चाहिए जो हमें कैलकुलेट करके निकालना है। एनसीईआरटी में देखेंगे तो डायरेक्ट आंसर हमें मिल जाएगा 8.3 का, स्मॉलर बाय फैक्टर ऑफ 0.63, यानी 0.63 टाइम्स रहेगा अर्थ के ऑर्बिटल रेडियस का। अर्थ का ऑर्बिटल रेडियस कितना है, सन और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट उतना है। अनदर फॉर्मेट ऑफ सॉल्यूशन अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूं, तो इस बुक में इसका सॉल्यूशन इस तरह से दिया हुआ है। अर्थ का टाइम पीरियड 1 साल, प्लैनेट का टाइम पीरियड उसका आधा, और हमें पता है अर्थ का ऑर्बिटल रेडियस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी 1.5 अप्रोक्सीमेटली 1.5 एग्जैक्टली 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, उसको बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। आरपी हमें पता करना है, हमने कैपलर का थर्ड लॉ यूज किया, उससे ये इक्वेशन इस फॉर्मेट में आ जाती है, क्योंकि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यूब है, तो आर क्यूब का पावर 3 हटाएंगे, यानी क्यूब रूट लेंगे, तो यहाँ 2/3 आ जाएगा। तो ये एक स्टेप बीच की आप लिख कर देख सकते हैं, अभी मैं दिखा देता हूँ आपको। तो 0.63 आ जाता है। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल है, वो ध्यान से आपको करनी होगी। हाउ टू कैलकुलेट पावर 2/3, वैसे तो कर सकते हैं, ठीक है, शायद आसानी से आप कर लेंगे इसको। केमिस्ट्री में ऐसी बहुत सारी कैलकुलेशन आपको सिखाई जाती है, यू कैन डू दैट। तो अनदर वर्जन, फिर भी आप डिमांड करेंगे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, पर उसके लिए आपको रिक्वेस्ट भेजनी होगी व्हाट्सएप पर। मैं समझता हूँ आप कर लेंगे। तो टीपी इज हाफ, टी इज हाफ ईयर, हाफ ऑफ टी मीन्स हाफ ईयर, क्योंकि टी 1 ईयर है। ऑर्बिटल रेडियस हो गया, ऐसे लिखा हमने, फिर पावर 2/3 लगाया, फिर हाफ रेज़ टू पावर 2/3। कैलकुलेट करेंगे 0.5 रेज़ टू पावर 2/3, कैलकुलेटर की मदद ले सकते हैं, या फिर इसका मतलब होता है 2/3 का मतलब स्क्वायर करना पहले, और स्क्वायर करके फिर क्यूब रूट लेना, ये इसका मतलब। Hence the orbital radius of planet will be 0.63 times. आप चाहें तो log यूज कर सकते हैं, smaller than that of Earth. So this is the solution. Next 8.4, IO या I0, जो भी आप इसको पढ़ें, IO one of the satellites of Jupiter, जुपिटर का एक सैटेलाइट है, उपग्रह है, has an orbital period, उसका ऑर्बिटल पीरियड आपको दिया 1.769 डेज, दिन में दिया हुआ है, दिनों में, एक चक्कर इतने दिनों में लगाता है। एंड द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज, ऑर्बिटल रेडियस दी हुई हमको 4.22 10⁸ मीटर। शो दैट द मास ऑफ जुपिटर इज अबाउट 1000 दैट ऑफ द सन, 1/1000 गुना होगा। शो दैट, गौर करो इस शब्द पे, यू हैव टू प्रूव इट। तो यहाँ कुछ कैलकुलेट करके नहीं निकालना है आपको, यहाँ प्रूव करना है, दिस इज डेरिवेशन। तो इसका सॉल्यूशन अगर आप एनसीईआरटी में ढूंढोगे 8.4 का सॉल्यूशन, तो यहाँ कोई आंसर नहीं मिलेगा आपको, 8.4 इज मिसिंग है। तो इसका सॉल्यूशन में अगर आपको दिखाता हूँ इस बुक में, तो क्या पूछा, प्रूव करना था ऑर्बिटल रेडियस कितनी है। तो यहाँ पर मास ऑफ जुपिटर निकाला हुआ है, फिर आगे अधूरा छोड़ दिया सॉल्यूशन। कैसे, सैटेलाइट टाइम पीरियड t1 हमने सेकंड में कन्वर्ट किया, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट वो दिया हुआ है हमको 4.22 10⁸ मीटर। मास ऑफ जुपिटर जो हमने सीखा था, अर्थ को भी अर्थ का वेट किया था, अर्थ को तोला था, वैसे ही जो कैपलर का थर्ड लॉ है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यूब, वही है, बाकी सब कांस्टेंट है। तो उसमें कांस्टेंट की वैल्यू अगर मैं रख देता हूँ 4π² तो हम यहाँ से एम निकाल सकते हैं, एम की टर्म्स में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने मास ऑफ जुपिटर निकाल सकते हैं, वो निकाल सकते हैं, पर मास ऑफ जुपिटर हमें ये प्रूव करना था कि 1/1000 टाइम्स है मास ऑफ सन।
तो साथ साथ हमें एक एक्टिविटी और भी करनी पड़ेगी मास ऑफ सन को लेकर। अब एक तरीका तो यह है बच्चों की इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल ली जाए और फिर मास ऑफ सन का डेटा डायरेक्ट लिया जाए, 2 इंटू 10 के जी सन का मास है और उसके कंपैरिजन में इसको दिखा दिया जाए। और दूसरा बेहतर तरीका जो है जिसमें हमें सन के मास की कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी वो ये है बच्चों, ऐसे हम सॉल्व करें। ऑर्बिटल पीरियड IO या I0 का TI0, I0 है सबस्क्रिप्ट में 1.769, हमने इसको सेकंड में बदला। ऑर्बिटल रेडियस सैटेलाइट, फिर हमने मास ऑफ जुपिटर निकाला, मास ऑफ जुपिटर आ गया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ऑर्बिटल पीरियड ऑफ अर्थ 365.25 डेज, 0.25 को भी शामिल कर रहे हैं, उसको सेकंड में कन्वर्ट किया। कैसे? अभी हम एक सिस्टम ले रहे हैं जुपिटर एंड इट्स सैटेलाइट और दूसरा सिस्टम क्योंकि हमें मास ऑफ सन चाहिए तो हम ले रहे हैं सन एंड द अर्थ, यानी सन एंड प्लैनेट सिस्टम। तो एक है सन एंड प्लैनेट सिस्टम, दूसरा है प्लैनेट एंड सैटेलाइट सिस्टम। और गौर करें तो दोनों के लिए सेम फॉर्मूला हम लगा रहे हैं जो केपलर के थर्ड लॉ से आ रहा है, वो एप्लीकेबल है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यूब, जिसमें वो कांस्टेंट लगा देंगे हम 4 पाई स्क्वायर अपॉन जीएम। अब यहाँ ms हो गया मास ऑफ सन, तो ms ये मिसप्रिंट है, ये x नहीं है, ये है s, मास ऑफ सन। अब मैं रेशो लेता हूँ, सीधे रेशो लेता हूँ तो 4 पाई स्क्वायर और g ये कट जाता है, m भी कट जाता है बच्चों, m तो निकालना है, m कट नहीं रहा, m तो हमें निकालना है, 4 पाई स्क्वायर बाय g कट जाते हैं तो r और t बचता है खाली। तो ऑर्बिटल रेडियस और टाइम पीरियड इसकी टर्म्स में हम आंसर निकाल सकते हैं। तो जब ये वैल्यूज रखते हैं हम, आर ई ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ जो कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है 1.496 इंटू 10^11, उसका क्यूब, टाइम पीरियड यहाँ पे लिख दिया हमने, टी आईओ का टाइम पीरियड ऊपर आ रहा है और ऑर्बिटल रेडियस अर्थ के ऊपर आ रहा है। वैल्यूज रखने पर एम एस अपॉन एम जे, ये इक्वल टू का सिंबल है, मिसप्रिंट है, एम एस अपॉन एम जे हमें मिलता है 1000 के ऑर्डर का। हेंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था कि सन का मास जुपिटर के मास से 1000 गुना ज्यादा सही है इसको उल्टा लिखना, यानी मास ऑफ जुपिटर इज 1/1000 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ मास ऑफ सन, जो कि हमें प्रूव करना था इसमें 1/1000। तो जिस फॉर्मेट का क्वेश्चन उस फॉर्मेट का आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 8.5, इस वीडियो में बस 5 सवाल में डिस्कस करने वाला है, लास्ट सवाल, उसके बाकी के सवाल आगे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेट अस अज्यूम दैट आवर गैलेक्सी, हमारी गैलेक्सी में 2.5 टू 10^11 स्टार्स हैं। मान लीजिए बड़ा मजा आता था छोटे थे जब कभी छत पे सोते थे तो तारे गिनते थे, उससे एक एक जना दूसरे से पूछता अच्छा तारे कितने गिनो, तो दूसरा जवाब देता था, चुटकुला बन गया था, जितने तुम्हारे सर में बाल उतने तारे। तो देखो बहुत सारे गिन नहीं सकते। 2.5 टू 10^11 स्टार्स, हर एक का मास दिया हुआ है बच्चों 1 सोलर मास। एंड हाउ मच इज 1 सोलर मास? जितना सन का मास है 2 इंटू 10^30 किलोग्राम, यूनिट बना लिया हमने उसको 1 सोलर मास। ऐसे आपको पता हो तो मास को नापने की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? इट इज CSL, चंद्रशेखर लिमिट, 2.5 टाइम्स, 2.5 गुना ऑफ द मास ऑफ सन। 2 इंटू 10^30 का भी 2.5 टाइम्स, यानी उसका 2.5 गुना कर दो, 2 और 2 4 और आधा 1 5, 5 इंटू 10^30। ओके, हाउ लॉन्ग विल ए स्टार एट ए डिस्टेंस 50,000 लाइट ईयर, LY इज लाइट ईयर, आपसे पूछा जाता है एक नंबर में, लाइट ईयर इज यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। ईयर आ गया इसका मतलब टाइम नहीं है, लाइट ईयर। लाइट को, लाइट जितनी दूरी चल लेती है एक साल में, तो कैसे निकालेंगे? 365.25 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड में कन्वर्ट किया, लाइट की स्पीड 3 इंटू 10^8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। सो 50,000 लाइट ईयर फ्रॉम द गैलेक्टिक सेंटर, गैलेक्सी के सेंटर से, टेक टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन, इतना, इतनी दूरी पर है, हमें पता करना है कि कितना टाइम उसे लगेगा, हाउ लॉन्ग, व्हाट वी हैव टू फाइंड, समय निकालना है, कितने समय में वो एक चक्कर पूरा करे। डायमीटर ऑफ मिल्की वे 10^5 लाइट ईयर। अब देखिए एक डेटा है डमी दे रखा है, डायमीटर भी रेडियस भी हमारे पास, हमें ऑर्बिटल रेडियस चाहिए, हम डायमीटर से भी निकाल सकते थे, इसका आधा करेंगे तो यही आना है 50,000 लाइट ईयर। 10^5 में क्या होता है, जीरो लगा के देख लो, एक के आगे 5 जीरो, उसका आधा करोगे तो 50,000, 10^5 मतलब 1,00,000। ओके, तो हाउ टू सॉल्व इट, आंसर हमें दिया हुआ है 8.5 का, हियर इज द आंसर 3.54 इंटू 10^8 ईयर्स, इतना समय लगेगा। सेकंड में भी निकाल सकते थे ऐसा ही में। So let's see the solution. One type of solution is here.
आर दिया हुआ है 50,000 लाइट ईयर, उसको हमने कन्वर्ट किया, एक लाइट ईयर में होते हैं 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, तो मल्टीप्लाई किया तो ये मीटर में आ गया 4.73 10⁻20 मीटर। मास 2.5 इंटू 10⁻11 सोलर मास, तो सोलर मास 2 इंटू 10⁻30 से मल्टीप्लाई करेंगे हम उसको किलोग्राम से, तो किलोग्राम में मास आ गया। अब फॉर्मूला वही हमारा केपलर थर्ड लॉ वाला, तो यहाँ से टी निकालना है हमको, कितना टाइम लगेगा, तो टाइम के फॉर्म में इसको फॉर्मूले को कन्वर्ट किया, वैल्यूज पुट करेंगे, कैलकुलेशंस हैं बच्चों, कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा कैलकुलेशन वाले सवाल एग्जाम में इन जनरल नहीं आते, और आते हैं तो फिर अप्रोक्सीमेट आंसर वैलिड होता है, उसमें आपको पूरे नंबर दिए जाते हैं। तो 1.12 इंटू 10⁻16 सेकेंड ये रिजल्ट आता है। एक और मोड या एक और वेरिएशन में इसको दिखाता हूँ सॉल्यूशन का, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। गिवन डेटा हमने लिखा, मास ऑफ सन, ये मिस प्रिंट है बच्चों, 36 नहीं है, क्या है 10⁻30 है ना, सॉरी फॉर दैट, 2 इंटू 10⁻30 kg। मास ऑफ गैलेक्सी 2.5 10⁻11 इंटू 2 इंटू 10⁻30, यहाँ पे भी 30 आएगा, 30 आएगा तभी 30 प्लस 11 बनेगा 41, 5 इंटू 10⁻41 kg। डी डायमीटर 10⁻5 लाइट ईयर, रेडियस हो गई इसकी आधी, 5 इंटू 10⁻4 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर में 9.46 10⁻15 मीटर होते हैं, हमने रेडियस को निकाल लिया, 5 इंटू 10⁻4 इंटू मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो दिस डिस्टेंस इज इन मीटर, 4.73 10⁻20 मीटर। नाउ since a star revolves around the galactic center of Milky Way, its time period is given by the relation, ये टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन फॉर्मूला वही है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यूब, इसको हमने इस फॉर्मेट में लिखा, वैल्यूज पुट की, सेकंड में आंसर निकाला, फिर हमने उसको डिवाइड किया। अब यहाँ चाहे तो अप्रोक्सीमेट जा सकते हैं, क्योंकि 365.25 होता है, 0.25 को आप चाहे तो ड्रॉप कर दें, जो आंसर आएगा वो एक्सेप्टेबल है, 3.55 इंटू 10⁻8 ईयर। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, फिर हम मिलते हैं बच्चों जल्दी ही, रिमेनिंग क्वेश्चन लेकर मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।